नमस्कार दोस्तों। झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ वोटिंग जारी है। लोग लाइनों में लगे हुए हैं, वोट कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव को रातों रात महाराष्ट्र का चुनाव पलट चुका है। प्रज्ञा जी, रात में शाम होते होते भारतीय जनता पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े का एक वीडियो आता है, जिसके बाद सनसनी फैल जाती है और जिसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव एकदम 360 डिग्री उल्टा हो जाता है। और उसके ठीक तुरंत बाद शिंदे वाली शिवसेना से भी एक ऐसी खबर निकल कर आती है जिसमें 1 करोड़ 80 लाख के करीब का कैश उनके होटल से बरामद होता है। वो भी वोट फॉर कैश का मामला था। चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज कर ली है। विनोद तावड़े, ये कहा जा रहा है कि 5 करोड़ रुपए बंटवा रहे थे, कथित तौर पर बांट रहे थे भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए। और जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया है, भारतीय जनता पार्टी की हालत महाराष्ट्र में बहुत टाइट है। और उसका असर महाराष्ट्र के अलावा झारखंड में भी पड़ता हुआ प्रज्ञा जी दिखाई दे रहा है। और उत्तर प्रदेश में भी ये मैसेज जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत बेहद खराब है और ये सब पहले से कुरचित था और इसीलिए नरेंद्र मोदी चुनाव छोड़कर विदेश चले गए। इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर प्रचारित हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में लेने के देने पड़ गए। हमारे साथ महाराष्ट्र से ही मजहर शेख जी भुसावल से इस समय जुड़े हुए हैं। प्रज्ञा जी को तो आप जानते ही हैं, चंद्रकांत हैं, पत्रकार हैं और सारी चीजों पर नजर रखे हुए हैं। तो इस वोटिंग के बीच इस कैश कांड का कितना असर दिखाई देगा महाराष्ट्र के भीतर, सीधे मजहर शेख के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं। महाराष्ट्र में इस समय बैठे हुए हैं। मजहर जी, क्या देख रहे हैं आप? ये क्या हो गया देखते देखते? सर, ये जो मामला हुआ, ये मामले को देखते हुए जो सरकार हिलती हुई नजर आ रही है। जिस तरह ये मामले में जो कैश इनका पकड़ा गया, बीजेपी सरकार ने जो है इस तरह का वाटअप की, जो लोग नाराज है और इसका बहुत बड़ा असर जो है महाराष्ट्र की सरकार पे पड़ेगा। अभी सीधा सीधा नजर आ रहा है कि महा विकास आघाड़ी जिस तरह काम कर रही है, लोग उनको पसंद कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार, महायुति की सरकार इस वक्त जो है महाराष्ट्र में अपनी सरकार नहीं बना पाएंगी। महायुति पीछे जाती हुई डेंट लगता हुआ, आपको कहने का मतलब है डेंट लगता जी हुआ। सर, थोड़ा लैंग्वेज बैरियर है, थोड़ा लैंग्वेज बैरियर है। शेख साहब की हिंदी थोड़ी सी हल्की सी टाइट है, तो उसको समझिएगा, भावनाओं को पकड़िएगा। आप महायुति बैकफुट पर जाती हुई दिखाई दे रही, ये आप कह रहे हैं? जी सर, बैकफुट पे जा रही है महा अच्छा, विकास आघाड़ी की सरकार। अरे मुस्लिम भरत जी, बैकफुट। मुस्लिम मुस्लिम वोटर किधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? सर, मुस्लिम वोट जो है महा विकास आघाड़ी की ओर ही जाते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे जलगांव डिस्ट्रिक्ट में अभी हालात चल रहे हैं। पूरे नहीं, जलगांव एक ये बात कही जा रही है मजहर शेख साहब, एक ये बात कही जा रही है कि अजीत पवार, क्योंकि उनकी उनकी जो विचारधारा है वो आपकी इस आवाज तरीके की रिपीट विचारधारा है, इसलिए इसलिए उनके साथ में वोट जा रहा है मुसलमानों का। ये ऑडियो गूंज। हाँ, एक सेकंड में सवाल पूरा कर लूं, क्योंकि अजीत पवार के साथ ये कहा जा रहा है मुसलमानों का वोट जा सकता है। अजीत पवार ने बहुत बार की ये कहा कि यहाँ बटोगे कटोगे नहीं चलेगा। और योगी आदित्यनाथ के भाषण से मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा क्योंकि शायद दूसरा मोबाइल भी आपने खोल लिया, जिसकी वजह से आवाज गूंज रही है। तो अजीत पवार के साथ मुस्लिम वोट आ रहा है कि नहीं जा रहा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सर, मुस्लिम वोट अजीत पवार के तरफ नहीं जा रहा है। मुस्लिम वोट जो जा रहा है महा विकास आघाड़ी को, शरद पवार चंद्रगढ़ जो है ना, उनकी तरफ जो है मुस्लिम वोट जा रहा है। अच्छा भरत जी, जो आपने चंद्रकांत अभी भरत जी मेरी बात सुनिएगा। जो बात अभी आपने कही कि बीजेपी बैकफुट पर दिख रही है, वो तो इस बात से भी बिल्कुल साफ है। आप सोचिए, बीजेपी के महाराष्ट्र के महासचिव पैसा बांटते हुए, कथित तौर पर पैसा बांटते हुए पकड़े जा रहे हैं, धरे जा रहे हैं। चंद्रकांत जी, ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। प्रज्ञा जी, 3 एफआईआर दर्ज हो गई हैं। अगर महाविकास आघाड़ी ये काम करती तो शायद टीवी पर बड़ी बड़ी हेडलाइंस चल रही होती इस वक्त जब वोटिंग हो रही है। चंद्रकांत जी, आपकी आवाज गूंज रही है, आप अनम्यूट ना करें अपने आप को, अनम्यूट ना करें, आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा। आप म्यूट रहने दे मजहर जी। हाँ, चंद्रकांत जी, ये बहुत बड़ी बात है। बीजेपी के महासचिव पैसा बांटते हुए धरे गए हैं
और शिंदे गुट के संजय साठे उनके कमरे से करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं। और जब नोटों की गिनती हुई तो कहा जा रहा है कि ये तो भैया वोट खरीदने के लिए, तो भाजपा इतना इतना खौफ में है, इतना डरी हुई है कि भैया वोट खरीदने के लिए लोकतंत्र तक को कुचलने को तैयार है, वोट खरीदे जा रहे हैं। देखिए प्रज्ञा जी और भरत जी, मुझे बस 1 मिनट का समय दीजिएगा। इस खबर का दूसरा पहलू भी आपको बताना चाहता हूं। महाराष्ट्र में वोट डाले जा रहे हैं और जैसा कि हम और आप देख पा रहे हैं, जो तस्वीरें बता रही हैं, जबरदस्त उत्साह मतदाताओं के अंदर है। ये एक बात है, लेकिन दूसरी बात, ये घटना जो हुई शाम के वक्त वसई विरार के एक होटल में, ये जो विनोद तावड़े हैं, बीजेपी के महासचिव हैं, ये नाला सोपारा के बीजेपी प्रत्याशी हैं, राजन नाइक, इनके साथ मीटिंग कर रहे थे, वहां ये घटना हुई। लेकिन आप सोचिए, ये घटना कहां हो रही है? जहां महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है, पुलिस सरकार की है, और वहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, और मैं कहूंगा सिर्फ राष्ट्रीय महासचिव नहीं, अमित शाह के बड़े करीबी, बिहार और हरियाणा के प्रभारी रह चुके, और विनोद तावड़े विधान परिषद के बड़े नेता है महाराष्ट्र में, उनके साथ ऐसा होता है। शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत ने इस मामले में एक बड़ा खुलासा किया है। जो बड़ी खबर यह है, उनका कहना है कि विनोद तावड़े को बीजेपी के लोगों ने ही फंसाया है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की नजर कुर्सी पर है, और कुर्सी और अपने बीच में जो जो रास्ते में आएगा। याद कीजिए प्रज्ञा जी, कुछ दिनों पहले तक विनोद तावड़े का नाम बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के लिए गया कि विनोद तावड़े बड़े नेता हो सकते हैं। इस बीच खबर यह भी आती है कि देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली में घर अलॉट हो सकता है। तमाम तरह की खबरें थी, और विनोद तावड़े जो महाराष्ट्र से आते हैं, एक बड़ा चेहरा है, उनको अचानक किसी होटल में वो मीटिंग करेंगे, पुलिस पहुंचेगी, पैसा मिल जाएगा, मारपीट होने लगेगी। ये जो पूरी तस्वीर सामने आई है, पैसा बांटने की बात, महाराष्ट्र में पैसा बह रहा है, इससे कोई इंकार नहीं किया जा सकता। लंबे वक्त से ऐसी खबरें भी आ रही थी, ऐसी चर्चाएं भी चल रही थी, और तमाम पत्रकारों ने, आप ही के साथ कई पत्रकारों ने इस बारे में खुलासे किए कि महाराष्ट्र में पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। लेकिन विनोद तावड़े का इसमें फंसना, और दूसरी बात, खैर ये घटना हुई, अब लोग ये पूछ रहे हैं, जो ग्राउंड पर आज जब वोटिंग हो रही है, तब भी ये जानने की कोशिश की जा रही है कि इसका कितना असर है। बिल्कुल असर है। देखिए, महाराष्ट्र में आपको याद होगा, राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तिजोरी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का असर क्या हुआ? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खास तौर पर धारावी की बेल्ट में, धारावी महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है। ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं, जिस तरह से विनोद तावड़े बैठे हुए हैं और राष्ट्रीय महासचिव हैं, महाराष्ट्र में धारावी एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा जो राहुल गांधी ने उठाया कि 5 लाख वो युवा जिनका रोजगार छीना गया, गुजरात में 7 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट भेज दिए गए। देखिए, ये तमाम मुद्दे हैं, इन तमाम मुद्दों पर वोटिंग हो रही है। लेकिन महाराष्ट्र में एक मुद्दा ये भी चल रहा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और यूं कह लीजिए महायुति की तरफ से पैसा बहाया गया चुनाव में, और लगातार पैसा पूरे चुनाव में बहाया गया है। अब आप ये मानकर चलिए कि जो लड़ाई थी, अभी तक जो लोग कह रहे थे कि महाविकास आघाड़ी 60 है तो महायुति 40 है, लेकिन अब आप ये कह सकती हैं कि मामला 80-20 का हो गया है। 80 महाविकास आघाड़ी और 20 महायुति। और ये इसलिए भी, ये प्रज्ञा जी इसलिए भी है क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता और गुजरात, ये जो लड़ाई है गुजरात वर्सेस मराठी अस्मिता, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को आप कमतर नहीं आ सकते, जो बड़े मुद्दे नजर आ रहे हैं। दूसरा, महाराष्ट्र में मराठा पॉलिटिक्स भी बहुत ज्यादा है, मराठा वहां पर नाराज है। और दूसरी बात यह है प्रज्ञा जी कि जिस तरीके के प्रोजेक्ट गुजरात चले गए, गुजरात लॉबी का यहां पर इंटरफेयर रहा। मुझे आज भी याद है, तकरीबन 1 महीने पहले महाराष्ट्र के एक पत्रकार से चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा था कि गुजरात लॉबी का मुद्दा जितना उछलेगा, गुजरात लॉबी से उनका मतलब सिर्फ 2 लोगों तक सीमित नहीं था, उनका मतलब था कि गुजरात में जो कुछ जा रहा है महाराष्ट्र से, वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसकी वजह से महाराष्ट्र में जो मराठी मानुष का मुद्दा हुआ, मराठी अस्मिता का मुद्दा हुआ, आप याद कीजिए लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्धव ठाकरे को कहते हैं कि वो नकली संतान है। अब इस मुद्दे को उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने मेरे माता पिता को, यानी बाला साहब को और मीरा ताई को अपमानित किया है। अब इस अपमान का बदला भी महाराष्ट्र के लोग लेंगे, मराठवाड़ा के लोग लेंगे, विदर्भ के लोग लेंगे, मुंबई के लोग लेंगे। देखिए, महाराष्ट्र आप ये कह सकते हैं बहुत अनसर्टेन पॉलिटिक्स वाला स्टेट बन गया है। पहली बार ऐसा हो रहा है
जहां 6 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। एक अलग तरीके का चुनाव है। और प्रज्ञा जी, मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का परिणाम देश की सियासत के भविष्य को बहुत हद तक तय करने वाला है। बहुत हद तक ये तय करने वाला है कि दिल्ली में क्या होगा। आर्थिक राजधानी का असर राजनीतिक राजधानी पर भी पड़ने वाला है, ये भी आप मानकर चलिए प्रज्ञा जी। और दूसरी बात जो सबसे खास बात है, आप देखिए महाराष्ट्र में जिस तरह से पार्टियां तोड़ी गई हैं, उसका असर भी अभी, अगर आप बूथ के लोगों की बात सुनेंगी, जो वोट डालकर लोग निकल रहे हैं, जो लोग वोट डालने के बाद अपनी बात रख रहे हैं, वो भी ये बता रहे हैं कि जिस तरह से चाहे शिवसेना हो चाहे एनसीपी हो, इन पार्टियों को तोड़ा गया, परिवारों को तोड़ा गया, उसका भी असर महाराष्ट्र में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जाहिर तौर पर प्रज्ञा जी, आप ये समझ सकती हैं, हम लोग लंबे वक्त से महाराष्ट्र को देख रहे हैं, वहां के चुनाव को देख रहे हैं, चाहे जिस रीजन की बात कर ली जाए, चाहे मुंबई की बात करिए, कोंकण की बात करिए, मराठवाड़ा की बात करिए, जिस रीजन की आप बात कर लीजिए, जिस जाति की बात कर लीजिए। एक और बात सबसे अहम जो नजर आती है कि 23 नवंबर को आज के मतदान का जब नतीजा आएगा, तो निर्दलीय विधायकों की भूमिका बहुत बड़ी हो सकती है। और आपको याद होगा प्रज्ञा जी, आप जो ये बात कह रहे हैं कि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का अमला जमला है, केंद्र में उनकी सरकार है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के ही लोग पकड़े जा रहे हैं, तावड़े पकड़े जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि इनको ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही है। ठिकाने लगा कौन रहा है? बिल्कुल भाई, वही तो मैंने आपसे कहा। संजय राउत ने खुलकर नाम लिया है। संजय राउत जो शिवसेना उद्धव गुट के बड़े नेता हैं, उन्होंने खुलकर ये बोला है कि देवेंद्र फडणवीस से ये पूछा जाना चाहिए कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस है, यानी कि संजय राउत का इशारा फडणवीस की तरफ है। भरत जी, आप भी जानते हैं इस बात को बड़ी बारीकी से, आपने भी देखा है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों ने ये इशारे किए हैं कि अगर अगर महायुति को बहुमत मिलता है और बीजेपी इस स्थिति में होती है कि अपना मुख्यमंत्री बनाए, तो उनका मुख्यमंत्री कौन होगा, वो नाम शायद लेने की जरूरत नहीं, वो फडणवीस के बारे में चर्चा है। फडणवीस ही वो इंसान है भरत जी, जो बार बार अजीत पवार को अपमानित कर रहे थे। उन्होंने बार बार कहा कि अजीत पवार को साथ लेने का फायदा नहीं हुआ, उनके वोट हमको ट्रांसफर नहीं हुए। और इन्हीं की वजह से, इन्हीं फडणवीस की वजह से एकनाथ शिंदे ने चुनाव से 48 घंटे पहले यह बोल दिया कि मैं मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं हूं। अब शिंदे के ये बात कहने के दो मायने हैं। पहला, शिंदे बड़ा संकेत दे रहे हैं, और दूसरा, शिंदे ने यह कहकर जो मराठवाड़ा का वोटर है, जो मराठी अस्मिता के नाम पर वोट करता है, उसने इसे एकनाथ शिंदे के अपमान की तरह लिया। जाहिर सी बात है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना को तोड़कर आए हैं, इस पाले में आए हैं, और वो यहां डिप्टी सीएम बनने के लिए कतई नहीं आए हैं। एकनाथ शिंदे यहां कैबिनेट मंत्री या उद्योग मंत्री बनने नहीं आए हैं, वो मुख्यमंत्री की ही रेस में है। 120 सीटें भरत जी एकनाथ शिंदे मांग रहे थे, उनको 81 सीटें दी गई। अजीत पवार 90 सीटें मांग रहे थे, उनको 59 सीटें दी गई। और वो बीजेपी जो पिछली बार 105 सीटों पर चुनाव जीती है, वो 149 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यानी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी कोशिश है, वो कोशिश सिर्फ इतनी है कि चुनाव के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी इस मजबूत स्थिति में आ जाए, तो वो अपने दम पर सरकार बनाए। उसके लिए निर्दलीयों का सहारा लिया जाए, और जो दूसरी पार्टियां हैं, चाहे वो एनसीपी का अजीत गुट हो, चाहे वो शिवसेना का उद्धव गुट हो, उसमें तोड़फोड़ की जाए। मैं एक बात आपको यहां पर और खास बताना चाहता हूं। हेमंत सोरेन ने वोटिंग से 24 घंटे पहले एक अहम इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने ये बात कही कि परिणाम तो हमारे पक्ष में आ रहा है, ये बीजेपी को पता है, तैयारी तो बीजेपी की है रिजल्ट के बाद विधायकों को तोड़ने की, कि जो विधायक जीत करके आएंगे उनको कैसे तोड़ा जाए। क्योंकि आप भी जानते हैं कि चाहे महाराष्ट्र हो भरत जी, चाहे झारखंड हो, जो खेल होने वाला है वो 10 से 12 सीटों के इर्द गिर्द रहने वाला है। कोई बहुत बड़ी, आप ये मानिए कि उत्तर प्रदेश की तरह प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। 2-4 सीटें इधर से उधर होने वाली हैं। और झारखंड के भी आपने पत्रकारों से बात की है, उन्होंने भी यही बात कही है कि 4 से 5 सीटें जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर हैं, जिनके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। बहुत सी सीटें ऐसी होंगी भरत जी जहां 800 और 1000 वोटों से जीत हार होने वाली है। 19 सीटें महाराष्ट्र में ऐसी हैं, 19 सीटें जहां हर किसी की नजर है, हर कोई देख रहा है। अब एक सीट तो ऐसी है मानखुर्द शिवाजी नगर,
जहां महायुति आपस में टकरा रहा है। वहां पे नवाब मलिक भी चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने सुरेश पाटिल भी चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी वहां पर सुरेश पाटिल के साथ खड़ी है। पहली बार मैंने ऐसा देखा है, अब तक जितने मैंने करीब 4-5 चुनाव देख डाले अब तक की पत्रकारिता, पहली बार देख रहा हूं जब एक अलायंस के अंदर इतना झगड़ा है। नरेंद्र मोदी जी अजीत पवार के लिए प्रचार नहीं करेंगे, अजीत पवार मोदी जी के मंच पर नहीं जाएंगे, फडणवीस नवाब मलिक के लिए प्रचार नहीं करेंगे। ये आखिर चल क्या रहा है? भाई चंद्रकांत जी, आप ये देखिए कि ये झगड़ा आपने जैसा बताया, आप ही की बात के मुताबिक ये झगड़ा तो वोटिंग वाले दिन तक चल रहा है भाई साहब। कि विनोद तावड़े का पकड़े जाने का मतलब है कि गुजरात लॉबी ने या फिर फडणवीस लॉबी ने, वो एक ही लॉबी है, उसने राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस के एक चेहरे को यहीं से किनारे कर दिया है, यहीं से आउट कर दिया है। विनोद तावड़े आउट हो चुके हैं, इसका मतलब सीधा सा ये है। दूसरा मतलब इसका ये है कि अगर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी जीतती है या जीत के करीब पहुंचती है, सरकार बनाने के करीब पहुंचती है, तो एक अपना राइवल तो यहीं से कम कर दिया, विनोद तावड़े को आउट करके, बाहर करके। तो ये झगड़ा तो भारतीय जनता पार्टी का ये झगड़ा तो यही दिखाई दे रहा। और दूसरा शिंदे गुट का भी एक आदमी पकड़ा गया है, संजय साठे, वो भी 1 करोड़ 80 लाख के आसपास रुपए के साथ पकड़ा गया है। नरेंद्र मोदी जी एक बात कहते हैं, जब दूसरे योजनाएं देते हैं दूसरी दल वाले लोग, विपक्षी लोग, तो मोदी जी कहते हैं रेवड़ी बांट रहे हैं, रेवड़ियां बट रही हैं। यहाँ तो सीधे पैसा बट रहा है। क्या कोई एजेंसी, चाहे वो सीबीआई हो, आईडी हो, इनकम टैक्स हो, कोई भी हो, ईडी हो, ये कैश नहीं सूंघ पाई क्या? ये कैश नहीं पकड़ पाई क्या? उसको ये कैश दिखाई नहीं दिया क्या? ये कहां से आ गया, कैसे आ गया? क्या विपक्ष के पास ये भी तो बात है कि ईडी सीबीआई सब तो सिर्फ विपक्षियों पर छापा मरवाने के लिए अपने पास रखे हुए हैं ना। अब ये तो साफ है, इस पर तो कोई सवाल ही नहीं। देखिए हाँ, बताइए। मैं कह रहा हूं आपको ये ऐसा नहीं लगता कि एक बड़े तरीके से एक स्क्रिप्ट लिखी गई है कि एक नाथ शिंदे की पार्टी में भी छापा मरवा दिया जाए, फिर बीजेपी में भी छापा मरवा दिया जाए, ताकि ये कहने को हो जाए कि विपक्ष वाले ये देखें। आपको याद होगा जब हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर रोके गए, जब कल्पना सोरेन को उड़ने नहीं दिया गया, जब राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर रोका गया, तो उसके बाद क्या हुआ? अमित शाह के हेलीकॉप्टर की जांच होने लगी, जेपी नड्डा के हेलीकॉप्टर की जांच होने लगी। फिर ऐसा क्यों? ये दरअसल एक तरीके से ब्रेन वॉश है भारतीय जनता पार्टी की। ये एक रणनीति का हिस्सा है कि हमने देखिए शिंदे क्या छापा पड़ा, तावड़े क्या छापा पड़ा, लेकिन ये आरोप बेबुनियाद है। अब अगर 5 करोड़ का आरोप लग रहा है, सबसे पहला सवाल, विनोद तावड़े जैसे बड़े नेता, राष्ट्रीय महासचिव, इतने बड़े नेता वसई विरार के एक साधारण से रेस्टोरेंट में मीटिंग करने के लिए क्यों जाएंगे? पहली बात, वो चाहते तो वो जहां पर बैठे थे वहां पार्टी का कार्यालय होगा। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसने ब्लॉक अपने कार्यालय बना दिए, कार्यालय पर मीटिंग हो सकती थी या किसी 5 स्टार होटल में मीटिंग हो सकती थी। वो मीटिंग करने के लिए वसई विरार के एक छोटे से रेस्टोरेंट में गए जहां पाव भाजी चाउमीन मिलता है, वहां बैठकर वो मीटिंग कर रहे हैं और राष्ट्रीय महासचिव है, वहां पुलिस भी आ जाती है। जी आपको रोकूंगा, समय कम है। झारखंड से भी एक के बाद एक खबरें आ रही हैं। झारखंड में भी धुआंधार वोटिंग चल रही है, धुआंधार वोटिंग जारी है। और झारखंड में कल्पना सोरेन की सीट के ऊपर, गांडे सीट के ऊपर धुआंधार वोटिंग चल रही है, वहां से खबर आ रही है। और झारखंड के भीतर इस समय जेएमएम का या इंडिया गठबंधन का माहौल ठीक दिखाई दे रहा है। जितने भी आदिवासी इलाके हैं, जितने भी मुस्लिम इलाके हैं, उन इलाकों में बम्पर वोटिंग हो रही है और लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं इस समय पोलिंग बूथ के ऊपर, जिससे ये स्पष्ट हो रहा है कि जेएमएम का जो वोटर है वो घर से निकला है और वोट कर रहा है इस समय। झारखंड की और भी एक के बाद कुछ जगहों से खबरें ये भी आ रही हैं कि कुछ ईवीएम खराब है, कुछ जगहों से खबर आ रही है कि वोटिंग धीमी हो रही है। झारखंड के भीतर भी अगर कोई अपडेट है आपके पास तो बताइएगा प्लीज। देखिए भरत जी, मैं आपको बताऊं, झारखंड इस बार जैसे महाराष्ट्र मराठी अस्मिता पर वोट कर रहा है, वैसे झारखंड आदिवासी अस्मिता पर वोट कर रहा है। लोगों ने कहा कि बाबूलाल मरांडी भी आदिवासी समाज से आते हैं, लेकिन वहां आदिवासी की परिभाषा फिक्स है, वो बताने की जरूरत नहीं है। गेम चेंजर है कल्पना सोरेन। मैं आपसे फिर कह रहा हूं 23 नवंबर को नतीजे बताएंगे, लेकिन
अभी मैं जो देख पा रहा हूं, चाहे आप जिस सीट की बात करें, आप गांडेय की बात कर लें, धनवार में बाबूलाल मरांडी की सीट बुरी तरह फंसती नजर आ रही है। और सबसे अहम बात मैं आपको बताऊंगा, बरहेट की सीट है, बरहेट जहां हेमंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर भरत जी असम की पुलिस लगाई गई है। अब आप सोच सकते हैं कि वहां पर असम की पुलिस क्यों लगाई गई होगी, किस कारण से लगाई गई होगी। झारखंड की ये 38 सीटें, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ये वो सीटें हैं जिसमें 18 सीटें संथाल परगने से आती हैं और 18 सीटें आपकी जो है वो उत्तरी छोटा नागपुर से आती हैं। ये जो संथाल है, ये पूरी तरीके से जेएमएम का गढ़ है। ऐसा वहां के लोग कहते हैं कि चाहे आंधी चल जाए, किसी की लहर आ जाए, तूफान आ जाए, लेकिन झारखंड में संथाल गुरु जी के साथ रहता है। हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, कल्पना सोरेन, बसंत सोरेन इनके साथ रहता है। तो झारखंड की जी, सुबह से खबरें धीमी वोटिंग की भी आ रही है, ये धीमी वोटिंग के क्या मायने होते हैं, जरा इसको भी बताइएगा। देखिए, धीमी वोटिंग के मायने ये होते हैं, जब आप वोट डालने जाते हैं, आप कतार में लगे होते हैं, तो जो अंदर वोट डालने का प्रोसेस चलता है, वहां तकरीबन 4 लोग बैठते हैं। एक आपसे साइन कराने वाला, एक आपके स्याही लगाने वाला, एक आपको पर्ची देने वाला, एक केयरटेकर जैसा व्यक्ति होता है, एक बाहर होमगार्ड होता है, बाहर पुलिस होती है। तो जैसे वोट डालने के लिए एक टाइम पर 2 लोग अंदर जाते हैं। माना यह जाता है कि एक आदमी वोट डाल रहा है, दूसरे आदमी के स्याही लग रही है, तीसरा आदमी बाहर खड़ा है। तो ये प्रोसेस कर दिया जाता है कि एक बार में एक ही आदमी का वोट पड़ेगा, जब वो वोट डाल के बाहर आ जाएगा तब दूसरा आदमी जाएगा। तो प्रज्ञा जी, ये टाइम टेकिंग हो जाता है। और जब आप महाराष्ट्र और झारखंड की बात कर रहे हैं, तो मैं एक खबर आपको दे देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश बेहद अहम राज्य है, 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। उसमें एक सीट है सीसामऊ। सीसामऊ में एक सनसनीखेज मामला सामने आ गया है। वहां पर ऐसा दावा किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि मुस्लिम आबादी वाले 90% बूथ की सड़क खुदवा दी गई है। और सीसामऊ में जितने शॉर्टकट रास्ते थे, यानी लोग गलियों से जा सकते थे अपने बूथ पर, उनको बंद किया गया। पुलिस ने इस मामले में बड़ा बेहतरीन जवाब दिया है। पुलिस का कहना है गड़बड़ी ना हो इस वजह से रास्ते खुदवा दिए गए हैं, कुछ रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन ये मुस्लिम आबादी वाले बूथ में किया जा रहा है। अब आप सोच सकते हैं, आप देख सकते हैं ये किस तरह से हो रहा है। और मैं आपको ये सीसामऊ उदाहरण के साथ बताऊंगा। यहाँ लाल इमली का चौराहा है, यहाँ अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का काम चल रहा है, लेकिन लोगों को डायवर्जन से रास्ता दिया गया, लेकिन वहां भी वो रास्ता भी बंद कर दिया गया। अब लोगों को जब लंबा सफर करके जाना पड़ेगा, तो प्रज्ञा जी, जो घरों की मुस्लिम औरतें हैं या जो युवक हैं, जो बुजुर्ग हैं खास तौर पर, वो कैसे इतनी दूर वोट डालने जाएंगे, ये भी एक बड़ी समस्या है। कर्नलगंज कानपुर का बड़ा इलाका है, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, पूरा एरिया जो है मुस्लिम बाहुल्य है। अब वहां लोगों को 1 किलोमीटर घूम कर आना पड़ रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सीसामऊ में वोट चल रही है। बहरहाल झारखंड और महाराष्ट्र जिस तरह से वोट हो रहे हैं, शाम होते होते मजहर शेख जी हैं, समय हो रहा, मजहर शेख जी हैं। मजहर जी, कुछ और है आपके पास अपडेट महाराष्ट्र का? शायद आवाज नहीं जा पा रही है, शायद फ्रीज हो गए हैं। मिलेंगे अगली चर्चा में थोड़ी ही देर में फिर से दोबारा। मजहर शेख जी, आवाज आ गई क्या? आवाज आई? जी सर, जी सर, जी सर। हाँ, महाराष्ट्र का कुछ और अपडेट देना चाहे तो प्लीज। सर, महाराष्ट्र में जैसा महायुति की सरकार ने लाड़की बहनी योजना लाई, प्रतिमा उनको जो है 1500 रुपए उन्होंने इलेक्शन के कुछ महीने पहले शुरू किए गए, लेकिन वो योजना भी असरदार नहीं है। लोगों में ये चर्चा चल रही थी कि ये महायुति की ओर से एक जो है पॉलिटिकल स्टंट है और उसको ही लोग वैसे ही ले रहे, लेकिन उनकी योजना जो है यहाँ पर कारगर नहीं रही और महाविकास आघाड़ी की ओर ज्यादा लोग जो है उनको पसंद कर रहे हैं और महायुति की सरकार। अच्छा, ठीक है मजहर जी, ठीक है मजहर जी, ठीक है मजहर जी, आप नजर बनाए रखिए। जुड़ेंगे आपसे अभी थोड़ी देर बाद, फिर से दोबारा पुनः जुड़ेंगे। तब तक के लिए अभी इस चर्चा में अभी विराम देते हैं, थोड़ी देर बाद दोबारा से जुड़ेंगे। दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।